नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत मैथ्यू अर्नाल्ड को लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अब तक 6 रिकॉर्डिंग कर चुके हैं प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज पर। इस रिकॉर्डिंग में हम लोग मैथ्यू अर्नाल्ड की कला और नैतिकता पर बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम इस रिकॉर्डिंग की रूपरेखा आप लोग सुन लीजिए। इस रिकॉर्डिंग का जो मुख्य उद्देश्य को जानेंगे, प्रस्तावना को देखते हुए व्यक्तित्व मैथ्यू अर्नाल्ड का व्यक्तित्व देखेंगे। फिर उसके बाद संस्कृति और नैतिकता की प्रतिष्ठा, काव्य के संबंध में मैथ्यू अर्नाल्ड की धारणा, आलोचक और आलोचना, मैथ्यू अर्नाल्ड का अवदान और उसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड की आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें देखेंगे। फिर अभ्यास प्रश्न कुछ देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक है, तो चलिए समय न लेते हुए हम लोग उद्देश्य पर आते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप बता सकेंगे कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने किस प्रकार संस्कृति और नैतिकता के सवाल का महत्व स्थापित किया। काव्य और आलोचना के संबंध के बारे में अर्नाल्ड के विचारों की जानकारी दे सकेंगे और मैथ्यू अर्नाल्ड के अवदान का उल्लेख कर सकेंगे। प्रस्तावना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले रिकॉर्डिंग में स्वतंत्रवादी आलोचना दृष्टि के केंद्रीय आधार विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के आलोचना सिद्धांतों के बारे में सुन चुके हैं। 19वीं शताब्दी स्वतंत्रवाद का मध्याह्न काल था। इस सदी के उत्तरार्ध तक पहुँचते पहुँचते स्वतंत्रवाद से मोहभंग शुरू हो गया। जीवन मूल्यों के विघटन के बीच फंसे मनुष्य को उबारने के लिए कवि कर्म और आलोचना को पुनर्व्याख्यायित करना अपेक्षित था। ऐसे समय मैथ्यू अर्नाल्ड का साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में पदार्पण हुआ। आधुनिक अंग्रेजी आलोचना मैथ्यू अर्नाल्ड से आरंभ होती है। उन्होंने अपनी बौद्धिकता एवं गंभीर अध्ययन के बल पर पाश्चात्य साहित्य आलोचना के क्षेत्र में ऐसी स्थापनाएं की जिनका प्रभाव युगांतरकारी हुआ। रोमांटिक कविता के वैयक्तिक स्वर के बाद मैथ्यू अर्नाल्ड ने कविता की सक्रिय सामाजिक भूमिका का आग्रह किया। साहित्य को जीवन की आलोचना मानने वाले मैथ्यू अर्नाल्ड उसी साहित्य को प्राथमिकता देते हैं जो जीवन और समाज से संबद्ध हो। इन दोनों से निरपेक्ष साहित्यिक सौंदर्य का उनकी दृष्टि में कोई मोल नहीं। उनके लिए कविता का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना है। प्यारे साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात इसी लगले आपको बता दूं कि आपने यहाँ हिंदी में मुंशी प्रेमचंद ने भी साहित्य को जीवन की आलोचना माना है, यानी कहा है। ठीक है, चलिए। व्यक्तित्व मैथ्यू अर्नाल्ड स्वयं एक कवि, निबंधकार एवं आलोचक हैं, किंतु उनका महत्व उनके साहित्य संबंधी चिंतन के कारण ही अधिक है। कवि की अपेक्षा उनका आलोचक रूप ही उनकी ख्याति का मुख्य आधार है। 24 दिसंबर सन 1822 को जन्मे मैथ्यू अर्नाल्ड रग्बी स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर टॉमस अर्नाल्ड के पुत्र थे। उनकी शिक्षा क्रमशः लेलेहम, रग्बी तथा ऑक्सफोर्ड में हुई। सन 1857 में उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कविता के प्रोफेसर पद पर हुई। इस नियुक्ति के साथ ही साहित्य आलोचना के क्षेत्र में उनका पदार्पण हुआ। इससे पूर्व उनकी रुचि काव्य सृजन की ओर अधिक रही। 1843 में उनकी ये कविता कामवेल को पुरस्कृत किया गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: द स्ट्रेंड रेवेलर 1849, एम्पेडोक्लस ऑन एटना 1852, पोयम्स बाई मैथ्यू अर्नाल्ड 1853, पोयम्स सेकेंड सीरीज 1855,
मेरोप 1855, न्यू पोएम्स 1857। इन काव्य संग्रहों में संकलित सोहराब एंड रुस्तम, स्कॉलर जिम्सी, थाइरसिस, डोवरविच जैसी प्रसिद्ध रचनाएं उनकी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रमाण हैं। समय के साथ साथ उनका आलोचक रूप उनके कवि रूप पर हावी होता गया। गंभीर गद्य की ओर उनकी रुचि बढ़ती गई। 1857 के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान आलोचना पर ही केंद्रित कर दिया। एक प्रबुद्ध आलोचक के रूप में मैथ्यू आर्नाल्ड का परिचय उन विभिन्न व्याख्यानों 1857 में ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन भी प्राप्त होता है, जो बाद में आलोचनात्मक निबंधों के रूप में छपे और जिनका उनके साहित्य में अस्थायी महत्व है। 1865 में उनकी आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 का पहला भाग प्रकाशित हुआ, जिसमें उनका महत्वपूर्ण निबंध है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। अर्नाल्ड ने आलोचना के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया। उन्होंने आलोचना को वह महत्व दिया जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। अर्नाल्ड ने आलोचना को विश्व के सर्वोत्तम ज्ञान को संप्रेषित करने वाली शाखा के रूप में देखा। एसेज इन क्रिटिसिज्म का दूसरा भाग 2 सीरीज यानी 1888 में प्रकाशित हुआ। इसमें मिल्टन, किट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली आदि कवियों पर लिखे गए उनके निबंधों के साथ कविता विषयक उनका सबसे महत्वपूर्ण निबंध द स्टडी ऑफ पोएट्री भी संकलित है। 1869 में उनके समस्त कृतित्व की केंद्रीय रचना कल्वर एंड अनार्को प्रकाशित हुई। इस रचना में अर्नाल्ड ने विक्टोरियन समाज का झकझोरने वाला विश्लेषण किया। उन्होंने आदर्शों से रहित दिशाहीन लोकतंत्र में फैली अराजकता के विरुद्ध संस्कृति को पूर्णता का अध्ययन स्वीकार किया। अपनी इस स्वीकृति में अर्नाल्ड संस्कृति के प्रचारक दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उनकी यह रचना उत्कृष्ट साहित्य का एक ऐसा उदाहरण है जो स्वयं में अनूठा है और उसकी कोई भी या उसके प्रति पूर्ण अन्याय नहीं कर सकती। 1873 में लिटरेचर एंड डोगमा 1875 में गॉड एंड द बाइबल, 1897 में एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट आदि पुस्तकों में अर्नाल्ड ने धर्म की हठधर्मिता का विरोध किया तथा धर्म की उदार एवं काव्यपरक व्याख्या की। अर्नाल्ड के लिए कुछ भी साहित्य की परिधि से बाहर नहीं है। उनका मानना है कि साहित्य के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसका उनकी जीवन शैली, उनके विचार, अनुभव से गहरा संबंध है। इसलिए सही साहित्यिक आदर्श अर्जित करने का अर्थ है जीवन के सही ढंग को पाना। मैथ्यू आर्नाल्ड काव्य को संस्कृति और मूल्यों के अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका समस्त कृतित्व जीवन और साहित्य की दूरी को पाटने का एक अथक प्रयास है। नैतिकता और आदर्श में उनकी गहरी निष्ठा है। उसी को संबल बनाकर मैथ्यू आर्नाल्ड ने कविता और जीवन के प्रतिमान निर्धारित किए जो आज भी साहित्य जगत में उनकी रचनात्मक प्रतिभा और विलक्षण बौद्धिकता के प्रमाण हैं। अगला उपशीर्षक जो है संस्कृति और नैतिकता की प्रतिष्ठा। अंग्रेजी साहित्य जगत में मैथ्यू आर्नाल्ड का व्यवहार उस समय हुआ जब रोमांटिक युग समाप्त हो चुका था और विक्टोरियन युग अपनी पूरी पराकाष्ठा पर था। औद्योगिकीकरण की तीव्र प्रगति अंग्रेजी साम्राज्य के लिए आर्थिक संपन्नता और वैभव के चरम उत्कर्ष का प्रतीक थी, लेकिन भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ नैतिक खोखला
पन मूल्य अंधता और सांस्कृतिक पतन भी बढ़ता जा रहा था। अर्नाल्ड के लिए यह चिंता का विषय था। वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप भौतिकता से आक्रांत उस युग में कविता और साहित्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। उपयोगितावादी दृष्टि के फलस्वरूप टॉमस लव पीकॉक जैसे आलोचक तो उस युग में कविता के अस्तित्व को पूरी तरह नकार चुके थे। उनके अनुसार ज्ञान और तर्क के उस युग में कविता के लिए कोई स्थान नहीं था। इसके विपरीत मैथ्यू अर्नाल्ड ने इस सारी अराजकता और असंतुलन के बीच काव्य को ही जीवन के नैतिक आदर्शों का प्रेरक और संस्कृति का साधन बताया। विज्ञान और काव्य के द्वंद्व को अर्नाल्ड ने नई दृष्टि से देखा। उनके अनुसार विज्ञान और काव्य दो प्रतिरोधी शक्तियां नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। अर्नाल्ड ने यह घोषणा की कि कविता जीवन की व्याख्या, जीवन में सहानुभूति और उसे संबल प्रदान करने के लिए अधिकांश मानव जाति काव्य की ओर ही उन्मुख होगी। काव्य के बिना हमारा विज्ञान अधूरा लगेगा और हमारे जीवन में धर्म एवं दर्शन का स्थापना भी कविता द्वारा होगा। वैज्ञानिक विकास के साथ साथ तत्कालीन समाज में जीवन के प्रति जो एकांगिक दृष्टिकोण पैदा हुआ, अर्नाल्ड ने उसके विरोध में जीवन की समग्रता पर बल दिया। भौतिक संपन्नता के उस युग में वे दृढ़ता से नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के हामी बनकर अपने विचारों का प्रतिपादन करते रहे और उन्होंने कविता को इस सारे विघटन एवं संत्रास से मुक्ति का माध्यम माना। युगीन जीवन से संबंधित अर्नाल्ड के विचारों में अपने युग का विश्लेषण प्रतिध्वनित होता है। वे तत्कालीन जनसमान की वृत्तियों से विक्षुब्ध हैं और यह कहने में भी नहीं हिचकते कि अभिजात वर्ग बर्बर हो गया है, मध्यम वर्ग भोगलीन है तथा निम्न वर्ग सुसप्तावस्था में है। अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग से उन्हें कोई आशा नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग की जड़ता को तोड़ने के लिए वह साहित्य और आलोचना से यह आक्षेप करते हैं कि वह उसका रुचि परिष्कार करे। अर्नाल्ड जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता एवं समन्वयपरक दृष्टि का विकास करना चाहते हैं और उनके लिए संस्कृति की पूर्णता का दूसरा नाम है। अपनी पुस्तक कल्चर एंड एनार्की के प्रथम अध्याय में वे संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि संस्कृति पूर्णता का अध्ययन है। उसका उद्देश्य है बुद्धि और ईश्वर की इच्छा को सफल बनाना। माधुर्य और आलोक उसके विशिष्ट गुण हैं। मानव मात्र के प्रति प्रेम और उसकी समस्याओं को समझना संस्कृति के मुख्य अंग हैं। संस्कृति का उद्देश्य है जीवन में उदात्त मूल्यों तथा उद्देश्यों की सम्यक प्रतिष्ठा करना। जीवन में साध्य और साधन, अस्थायी और अस्थायी, अपूर्ण और अपूर्ण के भेद की व्याख्या संस्कृति का मुख्य प्रयोजन है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा से यह पंक्ति ली गई है। अर्नाल्ड के अनुसार संस्कृति पूर्णता की प्रतिष्ठापक है और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। अर्नाल्ड के अनुसार संस्कृति पूर्णता की प्रतिष्ठापक है और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। अर्नाल्ड को विश्वास है कि तत्कालीन अराजकतापूर्ण स्थितियों में काव्य ही जीवन को नैतिक आदर्शों की ओर प्रेरित करता है और उसे सांस्कृतिक पूर्णता की ओर ले जा सकता है। अपनी इन्हीं धारणाओं के कारण अर्नाल्ड स्वच्छंदतावादी मान्यताओं का खंडन करते हैं और उसे काव्य के सांस्कृतिक लक्ष्य में बाधक मानते हैं। अर्नाल्ड के लिए काव्य का लक्ष्य मात्र मनोरंजन या आनंद नहीं, वह सांस्कृतिक उन्नयन एवं परिष्करण का साधन है। अतः जिस कविता में आदर्श या उद्देश्य नहीं
नहीं, वह उन्हें काम्य नहीं है। अतिशय गंभीरता को उन्होंने काव्य का बहुत बड़ा मूल माना और उसी के लिए उन्होंने प्राचीन अभिजात्यवादी सिद्धांतों की पुनः स्थापना की। प्राचीन काव्य शास्त्रियों में अरस्तु उनके आदर्श थे। प्राचीन काव्य शास्त्रियों में अरस्तु उनके आदर्श थे। उन्होंने कामदी की अपेक्षा त्रासदी को अधिक महत्व दिया। रोमांटिक कवियों की भावप्रवण एवं संगीतमय लालित्य से युक्त कविताएं अर्नाल्ड द्वारा प्रतिपादित उत्तम कविता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसलिए उन्होंने शेली, बायरन, किट्स, कार्लिज आदि कवियों की निंदा ही की। उनके लिए तो सोफोक्लिस, होमर, दांते, गेटे, मिल्टन जैसे कवियों का काव्य ही उत्तम है, जो युग चेतना से संपन्न है। प्राचीन काव्य का आग्रह उनके चिंतन में इस सीमा तक है कि उनके अनुसार कवियों को अपने विषय चयन के लिए भी प्राचीन कवियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अर्नाल्ड को संदेह है कि तत्कालीन युग से, जिसमें नैतिकता भव्यता नहीं है, काव्य के लिए उपयुक्त विषय मिल सकते हैं। अर्नाल्ड ने अपने आदर्श और साहित्यिक प्रतिमान प्राचीन साहित्य से ही ग्रहण किए, इसलिए उन्हें यूनानी साहित्यिक आदर्शों का उद्धारक भी कहा जाता है। प्राचीन आदर्शों को ग्रहण कर अर्नाल्ड ने एक नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया, जो बाद के आलोचकों के लिए अनुकरणीय बनी। उन्होंने काव्य या साहित्य को अपने परिवेश और युग से अभिन्न रूप में देखा। इसी तरह अर्नाल्ड परंपरा और आधुनिकता के मिलन बिंदु पर खड़े दिखाई देते हैं, किंतु विडंबना यह रही कि आलोचक के रूप में उन्होंने जिस गंभीरता या उपदेशात्मकता की वकालत की, उनकी अपनी सभी कविताएं भी उसकी साक्ष्य नहीं देती। वे वैचारिकता और भावना के द्वंद्व में फंसे रहे, इसलिए उनका मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर निर्मला जैन की अर्नाल्ड को अंग्रेजी के उस परवर्ती रोमांटिक आलोचक के रूप में देखा गया, जिसमें अर्ध क्लासिकी और अर्ध रोमानी चेतना का संगम मिलता है। वे क्लासिकी तेवर और रोमांटिक मिजाज से लेस ठेठ विक्टोरियन थे। यह कथन निर्मला जैन की पुस्तक पाश्चात्य साहित्य चिंतन के पृष्ठ संख्या 108 पर है, आप उसे देख सकते हैं। वस्तुतः अर्नाल्ड के सम्मुख विज्ञान के प्रभुत्व और भौतिकता के वर्चस्व की जो चुनौती थी उसका उत्तर वे सामाजिक आदर्शों और नैतिक मूल्यों के प्रतिस्थापन द्वारा ही दे सकते थे। अर्नाल्ड ने काव्य में नैतिक मूल्यों के प्रतिस्थापन पर विशेष बल दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नैतिक विचारों के विरुद्ध लिखी गई कविता जीवन के प्रति विद्रोह की कविता है और नैतिकता के प्रति उदासीन कविता जीवन के प्रति उदासीन कविता है। ए पोट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडिया इज अ पोट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, अ पोट्री ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड मोरल आइडियाज इज अ पोट्री ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड लाइफ। विज्ञान ने धर्म की जड़ों को हिला दिया था। यूं भी धार्मिक रूढ़िवादिता और हठ धर्मिता की जकड़न का अनुभव अंग्रेज समाज पहले से ही कर चुका था। इसलिए अर्नाल्ड ने काव्य को मानव मात्र को सांत्वना देने वाले कविता का आदर्श तत्कालीन समाज न होकर ऐसा प्राचीन का काव्य ही था जिसमें जीवन की महत्ता और भव्यता पर बल हो। काव्य के संबंध में मैथ्यू अर्नाल्ड की धारणा। अर्नाल्ड के काव्य में रोमांटिक मान्यताओं का खंडन किया और प्राचीन क्लासिकल अभिजात्यवादी मान्यताओं की पुनः स्थापना का प्रयत्न किया। उनके विचारों से क्लासिक यूनानी चिंतन और सिद्धांत अनुकरणीय हैं, विशेष रूप से अरस्तु तथा होमर के विचार। इस दृष्टि से अर्नाल्ड प्राचीन और
प्राचीन और नवीन परंपरा और आधुनिकता के मिलन बिंदु पर खड़े दिखाई देते हैं। काव्य में स्वाभाविकता, सरलता और क्लासिकल गुणों के साथ उन्होंने आलोचना की स्वायत्त सत्ता पर बल दिया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि महान काव्य के लिए उसकी विषय वस्तु यानी कंटेंट उदात्त होनी चाहिए, शैली भव्य। उनकी धारणा थी कि सामयिक विषयों पर लिखा गया काव्य चिरस्थायी नहीं हो सकता। ऐसा कहने के पीछे उनके सामने चल रहा था स्पैज़मोटिक नामक काव्य आंदोलन था, जो समसामयिक विषयों पर केंद्रित था। इस काव्य आंदोलन से वे पूरी तरह असहमत थे। उनका कहना था कि समसामयिक विषयों की उपादेयता समाप्त हो जाने के बाद उनका महत्व भी समाप्त हो जाता है, जैसे हिंदी के रीतिकाल की दरबारी कविता आज अपना महत्व खो चुकी है, या स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लिखा गया तमाम भाववेशी काव्य। अतः काव्य वही अस्थायी होता है जिसमें अस्थायी भावों और संवेदनाओं की प्राण प्रतिष्ठा हो। अर्नाल्ड ने प्राचीन यूनानी यूनानी काव्यों की सफलता को सफलता की 3 कारण बताए, जो प्रमुख हैं, देख लीजिए। पहला है काव्य व्यापार की महानता, दूसरा है चरित्र की उदात्तता, तीसरा है स्थितियों की तीव्रता। यानी कविता के आंतरिक स्वरूप यानी भाव पक्ष के अंतर्गत एक अनुभूति की तीव्रता है लक्षण, तो उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ से, स्थितियों की तीव्रता से। इनके अभाव में कोई काव्य चिरस्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने काव्य कर्म में 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया। पहला, काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण हो। दूसरा, रचना प्रक्रिया के क्रम में संरचनात्मक अनुमति, अनुपात तथा सामंजस्य पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग आवश्यक है। चौथा है आनंद प्रदान करने के साथ कविता नैतिक उन्नयन भी करे। उन्होंने बार बार रचना में वस्तु और रूप के सामंजस्य पर बल दिया। मूल बात यह है कि वे काव्य प्रयोजन, सांस्कृतिक उन्नयन और भाव परिष्कार मानते हैं। काव्य का मूल्यांकन बाह्य मानदंडों से नहीं करना चाहिए। आंदोलन कृति केंद्रित हो और कृति केंद्रित आलोचना कृति केंद्रित हो और कृति केंद्रित आलोचना के मानदंड कृति के भीतर से ही आने चाहिए। मैथ्यू अर्नाल्ड की सबसे महत्वपूर्ण स्थापना यही है कि कविता जीवन की आलोचना है। देखिए, कविता जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है, ठीक है। उनके अनुसार कविता की महत्ता इसी बात में है कि वह अपने जीवन संबंधित विचारों को इस प्रश्न से कि जीवन कैसे जीना चाहिए कितने सशक्त एवं सुंदर ढंग से जोड़ पाता है। पोटी इज अ बॉटम criticism of life that the greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life. To the question how to live, selected essay, पृष्ठ संख्या 129। अर्नाल्ड ने सरोकार सांस्कृति एवं नैतिक मैथ्यू अर्नाल्ड के सरोकार सांस्कृतिक एवं नैतिक है। इसलिए डॉक्टर नीला जैन के शब्दों में कहें तो उनकी दिलचस्पी कविता क्या है कि अपेक्षा कविता क्या करती है में अधिक थी। पश्चात साहित्य चिंतन पृष्ठ संख्या 107 पर आप निर्मला जैन का यह कथन देख सकते हैं। अर्नाल्ड का आग्रह समाज में कविता की सक्रिय भूमिका पर है। उनके अनुसार कविता ही जीवन को समझने की दृष्टि देती है और उसे व्याख्यायित करती है। काव्य से संबद्ध सभी प्रश्न अनिवार्यतः जीवन से जुड़े हैं। अर्नाल्ड की दृष्टि काव्यशास्त्री नहीं थी और उस समय साहित्य और कला की जो व्याख्याएं हो रही थी उनके भी प्रतिकूल थी। इसलिए इस उक्ति को लेकर बहुत विवाद हुआ, लेकिन अर्नाल्ड अपनी दृष्टि में बिल्कुल स्पष्ट थे।
जिस समय आर्नाल्ड ने यह स्थापना की उस समय का साहित्यिक जगत स्वच्छंदतावाद, सौंदर्य शास्त्र तथा कला के लिए जैसे सिद्धांतों को से लैस था। कविता कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों के दायरों में सिमटती जा रही थी। आर्नाल्ड को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने ऐसी कविता की निंदा की और ऐसी कविता को कविता की परिधि से ही बाहर कर दिया जो जीवन विमुख है, जिसमें युगबोध नहीं है। उनके अनुसार कवि की महानता इसी बात में है कि उनके साहित्य में युग की साहित्यिक सामाजिक आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया। कविता द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए आर्नाल्ड के विषय चयन की महत्ता पर बहुत बल दिया। जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उनके अनुसार यह सब कुछ विषय पर निर्भर है। उपयुक्त विषय का चयन कर लो, उसकी स्थितियों के मूल में निहित भावना से तादात्म्य स्थापित कर लो। यदि यह हो गया तो फिर सब अपने आप हो जाएगा। उन्होंने वस्तु और रूप के सामंजस्य पर बल दिया। उनका मानना है कि यदि काव्य का विषय उत्कृष्ट है, उसमें सत्य एवं गांभीर्य है, तो उसमें शैली का उत्कर्ष स्वयं समाविष्ट हो जाएगा। प्रश्न यह है कि उत्कृष्ट विषय कौन से हैं? आर्नाल्ड का उत्तर है मानव के कार्य व्यापार। उनके अनुसार मानव के कार्य व्यापार समस्त राष्ट्रों में सदा ही काव्य के शाश्वत विषय रहे हैं। उन्होंने उन कार्य व्यापारों को शाश्वत महत्व माना जो मानव के सह संस्कारों, उन मूलवर्ती भावनाओं को आंदोलित करे जिनका जाति या मानस में अस्थायी वास होता है और जो काल निरपेक्ष यानी कालातीत होते हैं। ये भावनाएं अस्थायी और अपरिवर्तनीय हैं। आर्नाल्ड ने समकालीन जीवन की अपेक्षा प्राचीन कार्य व्यापारों के महत्व की प्रतिष्ठा की। उनके अनुसार काव्य विषय का महत्व उसकी समकालीनता पर नहीं, उसकी महत्ता पर निर्भर है और तत्कालीन मूल्य विहीन जीवन को उन्होंने उत्कृष्ट काव्य के प्रेरक रूप में नहीं देखा। उनके लिए उत्तम काव्य वही है जो जीवन के उदात्त एवं व्यापक विचारों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। आर्नाल्ड ने जिस तरह कविता के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक उद्देश्यों पर बल दिया, उससे वे कविता के शिक्षक और उपदेशक अधिक दिखाई देते हैं। उनके अनुसार कविता का कार्य एवं लक्ष्य अत्यंत भव्य है। आर्नाल्ड की इन सारी स्थापनाओं में इस बात का अपना महत्व है कि उन्होंने विषय वस्तु पर इतना बल देते हुए भी उसके विशिष्ट शिल्प की अवहेलना नहीं की। विषय वस्तु की महत्ता के साथ साथ उन्होंने उसकी संरचनात्मक अनुमति, उसमें अनुपात तथा सुसंगति को अनिवार्य माना। साथ ही वर्णन की भव्य शैली पर बल दिया। उन्होंने वस्तु और रूप, विषय और व्यंजना के सामंजस्य पर बल दिया। आर्नाल्ड काव्य सत्य एवं काव्य सौंदर्य के निर्धारित नियमों के अधीन ही कविता को जीवन की आलोचना स्वीकार करते हैं। इन पोट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। सिलेक्टेड एसेट पृष्ठ संख्या 48 पर आप मैथ्यू आर्नाल्ड का यह कथन देख सकते हैं। इसी तरह वे काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य को कविता का मुख्य लक्ष्य स्वीकार करते हैं। काव्य सत्य से उनका अभिप्राय विषय वस्तु की मूल्यवत्ता से है और कविता यानी काव्य सौंदर्य अभिव्यंजना, सौंदर्य एवं लालित्य का पर्याय है। इस तरह मैथ्यू आर्नाल्ड के लिए उत्तम काव्य वही है जिसमें महान कार्य तथा उत्कृष्ट शैली दोनों हों। शैली की उत्कृष्टता केवल कुछ वाक्यांशों तक ही सीमित नहीं हो सकती, अपितु संपूर्ण विधान में उत्कृष्ट शैली का प्रयोग होना चाहिए। आर्नाल्ड शैली में सरलता और स्वच्छंदता के आग्रही हैं। सारस्तः मैथ्यू आर्नाल्ड की दृष्टि में उत्तम काव्य वही है जिसकी विषय वस्तु, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापक हो, जो मनुष्य के संस्कारों को आंदोलित करे तथा जिसकी शैली भी भव्य हो। आलोचना, अगला शीर्षक है आलोचक और आलोचना। मैथ्यू आर्नाल्ड ने जहाँ कविता को जीवन की आलोचना माना, वहीं साहित्यिक आलोचना भी बहुत बड़ा दायित्व सौंपा।
उनकी दृष्टि में आलोचक की भूमिका केवल कविता के मूल्यांकन तक ही सीमित नहीं है, वह एक चिंतक होता है जिस पर सांस्कृतिक विकास की जिम्मेदारी होती है। सांस्कृतिक विकास की जिम्मेदारी होती है, उसका लक्ष्य अपने युग के समक्ष सही एवं उच्च आदर्श प्रस्तुत करना है। कविता और कविता के सापेक्षिक महत्व की बात करते हुए अर्नाल्ड ने आलोचना को किसी भी तरह का काव्य रचना से निम्नतर दर्जा नहीं दिया। उनके लिए तो आलोचना काव्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आलोचना ही महान विचारों के संप्रेषण द्वारा उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए उर्वर भूमि तैयार करती है। अर्नाल्ड के अनुसार आलोचना को 3 का करने होंगे: जीवन और काव्य की महान उपलब्धियों को समझना, इन उपलब्धियों के विचारों को सशक्त अभिव्यक्ति देना तथा जीवन में उत्कृष्ट विचारों का संचार कर ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो महान साहित्य को प्रेरणा दे सके। मैथ्यू आर्नाल्ड ने आलोचना को काव्य की सीमाओं में नहीं, उसे जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा, जिससे वह सांस्कृतिक नवनिर्माण का गुरुभार वहन कर सके। आलोचना में अतिरिक्त दार्शनिकता का भी अर्नाल्ड ने विरोध किया, क्योंकि उससे आलोचना में अमूर्तता आ जाती है और वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती। उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि आलोचना का लक्ष्य व्यक्ति को नहीं, उसकी संकीर्णताओं तुच्छताओं से मुक्त कर निरपेक्ष सौंदर्य की ओर आकृष्ट करना और उसे पूर्णता की ओर उन्मुख करना है। अर्नाल्ड ने आलोचना को जो दायित्व सौंपा, उसका निर्वाह करने के लिए उनके अपने कुछ मानदंड भी हैं। जैसे उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वश्रेष्ठ काव्य या उत्कृष्ट काव्य मतलब बेस्ट पोएट्री का आदर्श आलोचक के समक्ष हो, वही किसी भी रचना के मूल्यांकन की कसौटी बने। अंग्रेजी साहित्य में इसे टच स्टोन थ्योरी कहा गया। आर्नाल्ड यूनानी अभिजात साहित्य के बड़े प्रशंसक थे। जो काव्य उन आदर्शों की कसौटी पर खरा उतरता है, उनकी नज़र में वही उत्कृष्ट काव्य है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्राचीन काव्य की महान रचनाओं के अंश, चाहे वे छंद में हो या फिर एक पंक्ति ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वे छंद या एक पंक्ति ही हो, जो उत्कृष्ट काव्य के सर्वमान्य उदाहरण है, उनका चयन कर उन्हें संकलित करना चाहिए। इन अंशों से तुलना करके ही काव्य की उत्कृष्टता का निर्णय लिया जा सकता है। Indeed, there can be no more help for discovering what poetry belongs to the class of the truly excellent and can therefore do us most good than to have always in mind lines and expression of the great masters and to apply them as a touchstone to other poetry. Short passage, even single line will serve our turn quite sufficiently. सब्जेक्ट एसेज पृष्ठ संख्या 54-55 पर यह मैथ्यू आर्नाल्ड की पंक्तियां हैं। आर्नाल्ड ने स्वयं ऐसा संकलन तैयार भी किया। आर्नाल्ड ने स्वयं ऐसा संकलन तैयार भी किया, किंतु इस चयन में उनके वैचारिक अंतर्विरोध स्पष्ट मित्रों कहाँ चला गया, एक मिनट मित्रों, एक मिनट, कहाँ चला गया मित्र। हाँ, ये ना, अर्नाल्ड ने स्वयं ऐसा संकलन तैयार भी किया, किंतु इस
चयन में उनके वैचारिक अंतर्विरोध स्पष्ट दिखाई देते हैं। अर्नाल्ड ने जो पंक्तियां चुनी वह उसी भावेच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके कि वे विरोधी हैं। इस तरह अर्नाल्ड ने उन रचनाओं को कभी उत्कृष्ट काव्य नहीं माना जो केवल ये एक पंक्ति या छह छंदों के कारण महत्वपूर्ण हों। अर्नाल्ड स्वयं कविता में रचनात्मक अनुमति के समर्थक हैं। कविता का कोई भी अंश पूरी कविता के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही किन्हीं सनातन मूल्यों के आधार पर काव्य की श्रेष्ठता का निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि परिवेश के बदलने के साथ सनातन की परिभाषा भी बदल जाती है। कविता के मूल्यांकन या आलोचना के संबंध में अर्नाल्ड का कहना है कि आलोचना की 3 पद्धतियां हैं। पहला वैयक्तिक यानी पर्सनल, दूसरा ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, तीसरा है रियल यानी वास्तविक। वैयक्तिक, ऐतिहासिक, वास्तविक, इसमें से प्रथम दो को वे आलोचना मानते ही नहीं, यानी कि वैयक्तिक और ऐतिहासिक नहीं मानते। उनके लिए आलोचना का तीसरा वास्तविक रूप ही ग्राह्य है। अर्नाल्ड के अनुसार वैयक्तिक आलोचना द्वारा रचना का शुद्ध एवं सार्थक मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसमें आलोचक की व्यक्तिगत रुचि तथा निजी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे आलोचना प्रभाववादी बन जाती है। अर्नाल्ड ने इसे हेय माना और अस्वीकार किया। ऐतिहासिक आलोचना के संबंध में भी अर्नाल्ड का विचार है कि साहित्य के इतिहास और साहित्य की आलोचना में अंतर होता है। साहित्यिक प्रवृत्तियों व उसके विकास क्रम के सोपान का विवेचन साहित्य इतिहास का विषय है, जबकि आलोचना रचना के गुण दोषों का विवेचन करती है। अतः कृति की आलोचना और इतिहास का अंतर स्पष्ट है। अर्नाल्ड के अनुसार ऐतिहासिक आलोचना काव्य के अंतर्निहित वैशिष्ट्य को उद्घाटित करने में असमर्थ होने के कारण काम्य नहीं है। अर्नाल्ड वास्तविक आलोचना को ही सच्ची आलोचना मानते हैं। कृति की वास्तविक आलोचना के लिए अर्नाल्ड आलोचक से निसंगता की मांग करते हैं, जो साहित्य के अध्येता को तत्कालिक उपयोगितावादी या पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि से मुक्त कर पूर्णता, समग्रता एवं समन्वय की ओर उन्मुख करे। अर्नाल्ड ने आलोचक की तटस्थता, निसंगता और निष्पक्षता पर बहुत बल दिया, किंतु उनके द्वारा प्रतिपादित निष्पक्षता का एक विशिष्ट अर्थ है। उनके यहाँ निष्पक्षता युग निरपेक्ष नहीं, वस्तुतः तत्कालीन अराजकता से जो विषमता समाज में आ गई थी, उन्होंने उसके विरोध में जिस सांस्कृतिक पूर्णता का आदर्श रखा उसको आत्मसात करने वाली आलोचना ही निष्पक्ष आलोचना है। उसको आत्मसात करने वाली आलोचना ही निष्पक्ष आलोचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड उस समय के इंग्लैंड में प्रचलित पूर्वाग्रहपूर्ण पृथकतावादी संकीर्ण विचारधाराओं में पद्य आलोचना के विरोधी हैं, जिनका उद्देश्य मानव मात्र की सांस्कृतिक पूर्णता न होकर अपने व्यावहारिक एवं लौकिक स्वार्थों की सिद्धि होती है। अर्नाल्ड ने अंग्रेजी आलोचना को इस संकीर्ण दृष्टिकोण को छोड़ने का सुझाव दिया। उसके लिए उन्होंने प्राचीन साहित्य में ग्रीक, लैटिन आदि तथा समकालीन साहित्य में फ्रांसीसी, जर्मन आदि आधुनिक साहित्य के अध्ययन मनन को अनिवार्य बताया। इस तरह प्रकारांतर से अर्नाल्ड ने ही आलोचना की तुलनात्मक पद्धति का सूत्रपात भी किया। अर्नाल्ड ने जहां आलोचक को साहित्य के प्रेरक के रूप में देखा, वहीं दूसरी ओर उनका कहना है द क्रिटिकल फैकल्टी इज लोअर देन द इन्वेंटिव। कवि की सृजनात्मक शक्ति को आलोचना की शक्ति से श्रेष्ठ बताते हुए अर्नाल्ड ने आलोचक से यह अपेक्षा भी की है कि कविता को समझने के लिए वह रचनाकार के युग, परिवेश, कवि की जीवनी से भली भांति परिचित हो, क्योंकि कवि के व्यक्तित्व को समझने से ही रचना का उचित मूल्यांकन हो सकता है। अर्नाल्ड मानते हैं कि श्रेष्ठ सृजनात्मक प्रतिभा को भी श्रेष्ठ सृजन के लिए उपयुक्त सृजन काल की अपेक्षा होती है।
कर्तव्य आलोचक का है कि वह सृजन प्रतिभा और सृजन क्षण के परस्पर संबंध को पहचानने अर्नाल्ड की यह धारणा आलोचक की निष्पक्षता के विचार के प्रतिकूल पड़ती है। मैथ्यू अर्नाल्ड का अवदान। अर्नाल्ड को प्रथम आधुनिक आलोचक कहा गया। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि उनसे अंग्रेजी की आधुनिक आलोचना का एक प्रकार से सूत्रपात होता है। उनसे पहले एक ही महिमाशाली इनाम मिलता है कॉलरिज का, किंतु कॉलरिज की दृष्टि मूलतः सैद्धांतिक थी और वे काव्य के तत्वों के अन्वेषक थे, किंतु अर्नाल्ड की दृष्टि एकदम व्यवहारिक थी। वे आलोचना को दर्शन की शाखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और नव रोमांटिक क्लासिकल के भेदों में सिर खपाना चाहते थे। मूल बात यह है कि वे आलोचना की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता के पक्षधर थे और पाठक वर्ग की रुचि परिष्कार के प्रबल समर्थक थे। दूसरी बात है कि अर्नाल्ड काव्य को नैतिक सांस्कृतिक उन्नयन का साधन मानते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है जिसका उद्देश्य है समाज एवं संस्कृति का उत्कर्ष। तीसरी बात है, अर्नाल्ड ने 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण के रोमांटिक सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्राचीन यूनानी क्लासिक सिद्धांतों को अपनाने की जोरदार वकालत की। उनका विश्वास है कि यूनानी सिद्धांतों के प्रकाशन में ही नवीन काव्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। प्राचीन और नवीन के बीच सेतु बनाने वाली इसी अर्नाल्डीय दृष्टि को टी.एस. एलियट ने अपने विचारों तर्कों से आगे बढ़ाया। चौथी बात है, काव्य को जीवन की आलोचना कहने से तात्पर्य जीवन की पुनर्निर्मिति। अब देखिए, जीवन की पुनर्निर्मिति की अगर बात करें तो कविता ही भाषा में पुनर्जीवन है। कविता की पुनर्व्याख्या जीवन का समग्रता में निरीक्षण परीक्षण। काव्य में कवि जीवन की गहराई और व्यापकता दोनों को विस्तार से स्थान देता है। वह उसके किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकता। काव्य की सीमा का विस्तार धर्म, संस्कृति, शिक्षा आदि सभी तक है। काव्य विज्ञान का विरोधी नहीं, उसका पूरक है। कविता ही मानव के कोमल भावों के भीतर से सहलाने का काम कर सकती है, विज्ञान नहीं। अतः जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होती जाएगी वैसे वैसे कविता की भूमिका का महत्व भी बढ़ता जाएगा। काव्य का प्रयोजन मात्र आनंद प्रदान करना नहीं है, मानव की नैतिक सांस्कृतिक भावनाओं का उन्नयन और परिष्कार करना है। काव्य यानी कविता जो है मानव की नैतिक सांस्कृतिक भावनाओं का उन्नयन और परिष्कार करती है। ठीक है। पांचवी बात है, अर्नाल्ड ने ही प्रथम बार समस्त यूरोप को एक बौद्धिक साहित्यिक संघ के रूप में देखने के विचार का प्रस्ताव किया। उन्होंने देखा कि आलोचना के क्षेत्र में फ्रांस, जर्मनी आगे हैं। इस परिप्रेक्ष्य के भीतर से उन्हें यह वैचारिक प्रकाश मिला कि आलोचना को राष्ट्रीय सीमाओं में बांधना अनुचित है। उन्होंने अंग्रेजी आलोचना को संकीर्णतावादी, अलगाववादी नीति छोड़ने का आग्रह किया। जर्मनी, फ्रांसीसी, ग्रीक, लैटिन के साथ अन्य भाषाओं के आधुनिक साहित्य को अध्ययन मनन के केंद्र में लाने का सुझाव दिया। फलतः उन्होंने उस आलोचना पद्धति की नींव डाली जिसे आज तुलनात्मक आलोचना कहा जाता है। छठी बात है, अर्नाल्ड ने बहुत विस्तार से इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि साहित्येतर मानदंड साहित्य के विवेचन मूल्यांकन में बाधक है। अतः उनसे मुक्ति आवश्यक है। राजनीतिक ऐतिहासिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त आलोचना साहित्य के साथ न्याय नहीं कर सकती। आलोचक को निसंग होना चाहिए। अर्नाल्ड के निसंगता वाले इस विचार को बाद में एलियट ने व्यापक समर्थन दिया। सातवां पॉइंट देखिए, सेंट ब्यू के चिंतन से प्रभावित होकर अर्नाल्ड ने यह मत व्यक्त किया कि रचना या कृति को ठीक से समझने के लिए रचनाकार के युग, परिवेश, वैयक्तिक जीवन की गहन जानकारी
आवश्यक है, किंतु उनका यह विचार कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। इसलिए यह कहा गया कि आलोचना में कृति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कृतिकार पर नहीं। आलोचना का लक्ष्य रचना होना चाहिए और रचना को पाठ विश्लेषण में आलोचक को भारी श्रम करना चाहिए। 8वां पॉइंट है, अर्नाल्ड की दृष्टि में संस्कृति और आलोचना अभिन्न है। संस्कृति और आलोचना दोनों का लक्ष्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। 9वां पॉइंट है, अर्नाल्ड का मत है कि महान काव्य के लिए विषय वस्तु उदात्त होनी चाहिए और शैली भव्य। साथ ही उनकी घोषणा है कि सामयिक विषयों पर लिखा गया काव्य चिरस्थायी नहीं हो सकता, अतः काव्य का विषय ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के अस्थायी भावों और संवेदनाओं से संबद्ध हो। उनकी दृष्टि में प्राचीन काव्य यानी क्लासिकल यूनानी काव्य की अस्थायी सफलता के मूल में 3 कारण थे। पहला कार्य व्यापार की महत्ता, दूसरा चरित्रों की उदात्तता, तीसरा स्थितियों की तीव्रता। विषय वस्तु महान होने पर भी कवि को काव्य सृजन प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि रचना में सामंजस्य, अनुपात, संरचनात्मक अनुमति हो, काव्य प्रयोजन आनंद के साथ नैतिक उन्नयन हो। 10वां पॉइंट है, अर्नाल्ड का पूरा ध्यान वस्तु और रूप, विषय और अभिव्यंजना के सामंजस्य पर रहा। रचना में सरलता, संयम, परिष्कार पर बल देने का कारण है कि वे काव्य को सांस्कृतिक उन्नयन और परिष्कार का साधन मानते हैं। आलोचना का उद्देश्य है पाठक की रुचि का परिष्कार और ज्ञान संवेदना का विस्तार। काव्य सौंदर्य और काव्य सत्य के निर्धारित नियमों में उसे जीवन की आलोचना यानी व्याख्या पुनर्व्याख्या होना चाहिए। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उन्होंने काव्य और नैतिकता की पूरी ताकत के साथ वकालत की। शायद ही किसी आलोचक ने इतने जोरदार ढंग से काव्य और नैतिकता के पक्ष को सामने रखा हो। 11वां पॉइंट है, काव्य की श्रेष्ठता के निर्धारण का प्रश्न उन्हें जीवन भर मथता रहा। इसलिए उनका विचार है कि काव्य की परख के लिए निकष पद्धति यानी टच स्टोन मेथड अपनाना चाहिए। जैसे किसी वस्तु को तौलने के लिए वाट काम में लाया जाते हैं, वैसे ही काव्य के महत्व और सौंदर्य को आंकने के लिए महान कवियों की कृतियों के भीतर मौजूद श्रेष्ठतम काव्य पंक्तियां स्मरण रखनी चाहिए और किसी काव्य की उन्मत्तता की परख के लिए उन्हें ही प्रतिमान या निकष बनाना चाहिए। अपने निबंध दी स्टडी ऑफ पोएट में उन्होंने होमर, शेक्सपियर, दांते और मिल्टन की श्रेष्ठ काव्य पंक्तियां निकष पद्धति को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रस्तुत की है। 12वां पॉइंट है, अर्नाल्ड के काव्य को जीवन आलोचना। अर्नाल्ड ने काव्य को जीवन आलोचना माना है। उनके ज़्यादातर निबंधों में घूम फिर कर यह धारणा बराबर आती रही है कि जीवन के व्यापक सौंदर्य से युक्त मानव के अनुभव सत्यों से संपन्न काव्य जीवन की आलोचना या व्याख्या है। जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन अनुभवों की पुनर्रचना या जीवन की पुनर्निर्मिति। जीवन की आलोचना से विद्वानों ने अनेक अर्थध्वनियाँ ग्रहण की और इसके अनेक भाष्य होते रहे। यह भी कहा गया कि काव्य सत्य से अर्नाल्ड का तात्पर्य विषय वस्तु की मूल्यवत्ता से रहा है और काव्य सौंदर्य से तात्पर्य अभिव्यंजना की भव्यता यानी उदात्तता से, अभिभव्यता और उदात्तता से। दरअसल अर्नाल्ड काव्य को जीवन की आलोचना कहकर कलावाद, रूपवाद का खंडन करना चाहते थे। 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण के स्वतंत्रतावादी आंदोलन की वैयक्तिकता का खंडन। उनके मत का सार संक्षेप यह है कि काव्य में जीवन समस्याओं, जीवन वास्तविकताओं का चित्रण होना चाहिए। रचनाकार का काम युग परिप्रेक्ष्य में व्याप्त विचारों का संश्लेषण और उद्घाटन है, विश्लेषण और अन्वेषण नहीं। विश्लेषण तथा अन्वेषण तो दर्शन और विज्ञान का क्षेत्र है। भाव अतिरेक और वैयक्तिकता से ग्रस्त होने के कारण अर्नाल्ड ने प्रगीत काव्य का अपने ढंग से तिरस्कार किया। वे प्रबंध काव्य को ही महान काव्य मानते थे। अर्नाल्ड का ध्यान आते ही हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ध्यान आना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही आलोचक दार्शनिक गूढ़ता, अमूर्तता और अस्पष्टता से बचने की सलाह देते हैं। 14वां पॉइंट है, आज अर्नाल्ड की मान्यताओं, मानदंडों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, फिर भी आलोचना के विकास पथ में उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अगला उपशीर्षक है अर्नाल्ड की आलोचना दृष्टि
का मूल्यांकन और मैथ्यू अर्नाल्ड की आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन। अंग्रेजी आलोचना में अर्नाल्ड का महत्व असंदिग्ध होते हुए भी उनके योगदान को लेकर बहुत विरोधी बातें कही गई। इलियट के अनुसार वे उस युग के कवि एवं समीक्षक जो भ्रमिक स्थिरता का युग है। ठीक है, इलियट कहते हैं कि ही इज द पोएट एंड क्रिटिक ऑफ पीरियड ऑफ फॉल्स स्टेबिलिटी। ऐसे में इलियट की दृष्टि में अर्नाल्ड ने तो प्रतिक्रियावादी हैं न तो प्रतिक्रियावादी हैं न ही क्रांतिकारी। वे युग के सूचक हैं, वैसे ही जैसे कि उनसे पूर्व ड्राइडन और जॉनसन है, डॉक्टर जॉनसन थे। इलियट ने उन्हें प्रमुखतया एक शिक्षक आलोचक की अपेक्षा आलोचना का प्रचारक कहा। उन्होंने सदा कविता की महानता के विषय में ही सोचा, उसके खरेपन के बारे में नहीं। इलियट के ये सभी आक्षेप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन अर्नाल्ड इतिहास के जिस बिंदु पर खड़े हैं वहाँ कविता और नैतिकता, संस्कृति और शाश्वतता जैसे विषयों को लेकर उनके मताग्रह इतने सशक्त हैं कि अर्नाल्ड के लिए उनसे इतर कुछ भी देख पाना संभव नहीं है। फिर भी मैथ्यू अर्नाल्ड के योगदान पर विचार करते हुए हमें यह स्मरण रखना होगा कि उनका महत्व उनके कविता संबंधित विचारों के कारण उतना नहीं है जितना कि उस युग में कविता के सम्मुख जो चुनौतियाँ थीं उनका सामना कर मानव मात्र के लिए काव्य की अच्छे संभावनाओं को उजागर करने के कारण है। इसलिए इलियट द्वारा उनका मूल्यांकन उनके प्रति पूर्ण न्याय नहीं कर पाता। दूसरी ओर विंसेंट बकेल तथा स्कॉट जेम्स जैसे विद्वानों ने उनकी इसी विशेषता को रेखांकित करते हुए उन्हें विक्टोरियन युग का सबसे बड़ा आलोचक माना है। विंसेंट बकले ने उन्हें विक्टोरियन युग के महान साहित्यकारों में सबसे अधिक संवेदनशील बताया। अंग्रेजी साहित्य में अर्नाल्ड का महत्व ऐतिहासिक है। उन्होंने कविता और आलोचना दोनों के सीमित दायरों को तोड़कर उन्हें एक विस्तृत स्थिति प्रदान किया। रोमांटिक काव्य की सीमाओं को भली भांति पहचान कर अर्नाल्ड ने कविता को व्यक्तिगत अनुभूति और भावना, कवि के अपने व्यसरागत्व की सीमाओं का अतिक्रमण कर उसे जीवन की समग्रता तक फैलाया। अर्नाल्ड कविता के सामाजिक उद्देश्यों को कभी नहीं भूलते। इसलिए कविता जो भी हो, जैसी भी हो, वह अपने मूल में एट द बॉटम जीवन की आलोचना ही है। जब अर्नाल्ड जीवन की आलोचना की बात करते हैं तब भी उनके सम्मुख नैतिकता, सांस्कृतिक उत्थान के सरोकार बराबर बने रहते हैं। अर्नाल्ड की दृष्टि में काव्य की श्रेष्ठता के लिए इन मूल्यों की प्रतिष्ठा अनिवार्य शर्त है। उनके ये विचार एक पूर्वाग्रह की तरह उनके समस्त आलोचना साहित्य में व्याप्त रहते हैं। कविता के लिए उपयुक्त विषय चयन की चर्चा करते हुए वे पुरातन, शाश्वत, सनातन पर इतना बल देते हैं कि नवीन विषयों की शक्ति या संभावनाओं को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। इस दृष्टि से आलोचकों ने यह आक्षेप किया कि उनके चिंतन में अपने युग विशेष के जीवन और उसकी समस्याओं की अवहेलना हुई है। वस्तुतः लोक मंगल और नैतिकता के उत्साह में वे अपने वर्तमान से इतने असंतुष्ट थे कि उन्होंने आधुनिकता के नाम पर यूनानी अभिजात्यवादी साहित्य के गुणों को ही पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। अर्नाल्ड के लिए कविता धर्म और दर्शन का प्रतिस्थापन है। मानव सभ्यता के विकास में धर्म और दर्शन जो भूमिका निभाते रहे हैं, मनुष्य को जो सांत्वना देते रहे हैं या जो भावनात्मक तुष्टि प्रदान करते रहे हैं, अर्नाल्ड कविता से उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की अपेक्षा रखते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड एक सांस्कृतिक चिंतक हैं। उन्होंने संस्कृति के साधन के रूप में ही कविता पर विचार किया। विज्ञान और भौतिकता के जिस लहर ने उस युग जीवन पर तीव्र आघात किए थे, अर्नाल्ड ने उनके प्रत्युत्तर स्वरूप ही संस्कृति को पूर्णता के अध्ययन के उद्देश्य में प्रस्तुत किया। माधुर्य और आलोक जैसे गुणों से
समन्वित संस्कृति जीवन में संतुलन लाने वाली दृष्टि के रूप में प्रस्तावित हुई। संस्कृति के व्यापक उद्देश्यों की प्रतिष्ठा अर्नाल्ड के विचार में कविता द्वारा ही संभव हो सकती थी, इसलिए उन्होंने कविता को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया। अर्नाल्ड के साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक सरोकारों ने कविता के उद्देश्यों को ही विस्तृत नहीं किया, अपितु आलोचना पर भी नए दायित्व डाले। आलोचना केवल काव्य तक ही सीमित न रही, वह जीवन सापेक्ष, युग सापेक्ष हो गई। संस्कृति, धर्म, दर्शन सभी कुछ उसकी परिधि में आ गया। उनकी यह दृष्टि में आलोचक का कर्तव्य कर्म था कि श्रेष्ठ साहित्य सृजन के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे। उसके लिए अर्नाल्ड आलोचक से यह आक्षेप करते हैं कि वस्तुओं के वास्तविक रूप को देख समझकर सर्वोत्तम विचारों का प्रसार करे। श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण के लिए अर्नाल्ड महान काव्य पंक्तियों को निकष की तरह प्रयोग करने के भी पक्षधर हैं। आलोचना के लिए उन्होंने 3 प्रणालियों, वैयक्तिक, ऐतिहासिक, वास्तविक की चर्चा करते हुए वास्तविक आलोचना कविता के प्रतिपादन में कवियों की जो तुलना की, उससे भविष्य में तुलनात्मक आलोचना का भी पथ प्रशस्त किया। ठीक है, उसने प्रशस्त किया। वस्तुतः अर्नाल्ड की उपलब्धियों पर विचार करते हुए एक और तथ्य रेखांकित करना भी जरूरी हो जाता है कि नैतिकता और संस्कृति के आग्रहों के कारण कविता को जीवन की आलोचना स्वीकार करते हुए भी उन्होंने काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के निर्धारित नियमों की अवहेलना नहीं की। एक आलोचक के रूप में यद्यपि अर्नाल्ड के लिए कृतियों के मूल्यांकन की कसौटी उनके निजी आदर्श हैं, फिर भी उनकी आलोचना में दृढ़ता और प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। कुछ उपयोगी पुस्तकें। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और राम सेवक सिंह मैथ्यू अर्नाल्ड नाम से ही पुस्तक लिखे हैं। डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर सावित्री सिन्हा द्वारा संपादित जो पुस्तक है दोनों लोगों की मिलकर, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। मैथ्यू अर्नाल्ड की काव्य संबंधित मान्यताओं पर विचार कीजिए। कविता जीवन की आलोचना है, अर्नाल्ड की इस कथन का विवेचन कीजिए या इस पर निबंध लिखिए। काव्य चिंतन से संबंधित मैथ्यू अर्नाल्ड के योगदान का निरूपण कीजिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम यहीं पर इस रिकॉर्डिंग को समाप्त करते हैं। अगले रिकॉर्डिंग में हम किसी अन्य किसी पाश्चात्य विद्वान को लेके आएंगे। शुरू से अंत तक आप लोग बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत आत्मिक आभार। मैं पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए किया हूं, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।